तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान, जहां पर मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका ऐलान हो जाएगा 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजों के साथ ही। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 6,079 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 1.77 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और इस वक्त जो तस्वीर आपके सामने है, ये 5 राज्यों की चुनावी तारीख की तस्वीर है। रिजल्ट 3 दिसंबर को सबके सामने होगा। 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस फाइल करने होंगे और इसके साथ ही 20 अक्टूबर को नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी की जाएगी, उनकी छटनी की जाएगी। आइए सीधा आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। तेलंगाना के अमन को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए, और ये दोगले जो लोग हैं जो आरएसएस से आकर, बीजेपी से आकर, जो जिस तरह लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह अपनी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, इन लोगों से आप लोग होशियार रहिए। जो पिछले 10 साल से आपने फैसला लिया उसी फैसले को जारी रखिए ताकि तेलंगाना और ऊंचाई पर अच्छा, why are you not saying that the Prime Minister also said that KCR gave money to Congress in Karnataka? आदि बात नहीं खाना आप लोग बोले ना, प्रधानमंत्री भी बोले ना, तो अब आप बोलिए सच्चाई क्या है। एक तरफ केसीआर पैसे भी दे रहा कांग्रेस को, पैसे दिए ना कर्नाटक, तो अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। 2 पार्टीज को आप ही चला रहे हैं। हाँ, 2 पार्टीज को आप ही चला। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है, पूरी दुनिया को अल्लाह। और तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको राजस्थान लिए चलेंगे। ऐश्वर्या इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, राजस्थान में भी देखिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में तो ये होता है कि सत्ता बदलती है हर 5 साल में, लेकिन इस बार जो चुनावी ऐलान किए गए, कांग्रेस की तरफ से अपने दावे हैं और बीजेपी के अपने दावे हैं और लगातार बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। जरा बताइए, इन चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही कितनी और सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है, कितनी हलचल और ज्यादा हो चुकी है? कुछ और लोग भी हैं आपके साथ, जरा उनसे भी बात करिएगा। देखिए, यहां पर बहुत सारी भीड़ थी। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं। धीरे धीरे वो यहां से इसलिए रवाना हो गए कि सीपी जोशी को एक मीटिंग में निकलना था और सीपी जोशी से हम लोगों ने खास बातचीत की, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। और ऐलान के तुरंत बाद हम लोगों ने सबसे पहले 2 बड़े नेताओं से बातचीत की, जिनमें नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, तो दूसरी तरफ सीपी जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी बातचीत में हमने विशेष तौर पर यही पूछा कि आपके मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि लगातार सरकार को घोषणाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी घेरती आ रही थी और जो घोषणाएं अशोक गहलोत सरकार कर रही थी, उन घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार उन पर प्रहार किए जा रहे थे। तो जब भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही थी और ऐसे में आचार संहिता लग गई है, तो राजेंद्र राठौड़ ने भी अधिकारियों को 2 टूक कह दिया है कि अब तक जो हो गया, अब चुनावी आचार संहिता का पालन होना चाहिए। यदि किसी ने किसी तरीके की भी लापरवाही की तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा मैसेज भी दे दिया। और इन सबके बीच में एक बहुत बड़ी इस वक्त की खबर यह है कि जैसे ही ऐलान चुनावों का हुआ, वैसे ही सीपी जोशी ने एक बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया। क्योंकि राजस्थान में एक प्रसिद्ध जगह है, उसका नाम है माउंट आबू, और जिसे कहा जाता है, अंग्रेजों ने नाम माउंट आबू दिया था। और सीपी जोशी से कई संतों ने अपनी बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी माउंट आबू को आबू राज नाम दे और वहां पर जो धार्मिक महत्व है उसे बरकरार रखने की कोई प्लानिंग यदि भाजपा सरकार बनती है तो की जाए। जिसे लेकर सीपी जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उनकी सरकार कोशिश करेगी कि माउंट आबू का नाम आबू राज हो और वहां पर जो अल्कोहल से लेकर
मांस तक की बिक्री होती है या मदिरा और मदिरा जैसी स्थितियां हैं, उन पर भी रोक लगाने जैसे प्लान को लेकर इन्होंने अपनी बात कह दी है। तो दूसरी तरफ मैं यहां पर एक बड़ी बात बोल दूं कि जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के नाम के साथ ही नारेबाजी यहां पर शुरू हो गई थी। लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरे हो रहे थे और उनके दौरों को लेकर लोगों में यह चर्चा का विषय था कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी बार बार इतने दौरे क्यों कर रहे हैं, तो आप ये तय मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी उसी लिहाज से थी कि जैसे ही घोषणा होती है तो उससे पहले अपनी तैयारी कर ली जाए। कहा जाता है कि आग लगने पर कुआं खोदना, वैसी स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतई नहीं की। उन्होंने तैयारी अपनी पहले शुरू कर दी थी। इससे पहले जेपी नड्डा को भेजा, बीएल संतोष को भेजा, अमित शाह आते रहे, तमाम दिग्गजों के राजस्थान में दौरे होते रहे और इन्हें एकजुट करने की कोशिश होती रही। नामों का जो ऐलान होना था उससे पूर्व की बैठक होती रही, समन्वय बैठकें होती रही और सतत संवाद जारी रहा। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं जो सीपी जोशी से मिलने के लिए आए थे। उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आप? मोदी जी ने जिस प्रकार राजस्थान को इस लूट और झूठ की सरकार से निजात दिलाने का काम किया है, राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब लोग मोदी जी के शासन और मोदी जी की ओर देख रहे हैं। इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लूट और झूठ की यह सरकार को 23 तारीख को यहाँ की जनता विदा कर देगी। क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि युवा दलित शिक्षा रोजगार के नाम पे, किसानों के नाम पे जो अत्याचार हुआ, इस सरकार ने जो काम नहीं किया, इसी कारण से देश का जो कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कर्ज माफी नहीं किया, उसके बारे में इस सरकार को विदाई करने का समय। मोदी जी ने यह कहा कि पेपर लीक के माफियाओं को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट इस युवा ने बोला है कि मोदी जी ने कहा था कि पेपर लीक के माफियाओं को पाताल से ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। देखिए, ये सबसे बड़ी बात अब तो चुनावी शंखनाद ऐश्वर्या हो ही चुका है और अब ऐसी बहुत सारी बातें, बयान निकल कर आएंगे जब तक वोटिंग होनी है। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, हम देखेंगे। आप बातचीत जारी रखिएगा, मैं लौटती हूँ आपके पास। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, 2018 में 109 बीजेपी और 114 कांग्रेस। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार किसका हिंदुत्व कार्ड ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा? कमलनाथ तो खुलकर कह चुके हैं कि मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, और दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड, सनातन विवाद, ये तमाम वो चीजें हैं जो इस बार होने वाले मतदान में मेजर रोल प्ले करेंगी। उसके अलावा और क्या कुछ सेंटर पॉइंट्स इस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव में नजर आएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो बीजेपी भी चलाना चाहेगी, और पिछले 2018 के चुनाव में काउंटर किया था कांग्रेस ने, और कमलनाथ की जो हनुमान भक्त की छवि है उसको आगे रखा था। मध्य प्रदेश में इस बार का इलेक्शन थोड़ा जुदा भी है, क्योंकि इस बार फोकस में महिला वोटर और आदिवासी वोटर्स हैं। आदिवासी वोटर्स ने पिछली दफ़ा बहुत साथ नहीं दिया था बीजेपी का, इसलिए लगातार हमने देखा 5 साल से बीजेपी मेहनत करती रही कि किस तरह उनको साधा जाए। वहीं कांग्रेस भी अंदर खाने से या ज़मीनी स्तर पर आदिवासियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती रही। महिला वोटर्स डिसाइसिव होंगी मध्य प्रदेश में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लगभग बराबर की संख्या में वोटर्स हैं, 2,70,00,000 के आसपास, और ये जो वोटर्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि किसकी तरफ जाएगा। और दोनों ही पार्टियाँ, चाहे लाडली बहना के जरिए बीजेपी या नारी सम्मान के जरिए कांग्रेस, महिला वोटर्स को कैश बेनिफिट का लाभ देने की एक तरह से ऐलान भी कर रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि महिला वोटर किस तरफ जाएगी। दूसरा जो ओबीसी कार्ड खेला है खासतौर से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के चुनावों में, तो ओबीसी वोटर जो है 50% से ज़्यादा है, जो कि एक अनुमान है। तो 50% से ज़्यादा वोटर को किस तरह से वो अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। कई मुद्दे हैं, और जो बहुत रोचक है 18 के चुनाव से, कि 18 के चुनाव में सीएम का चेहरा घोषित था बीजेपी की तरफ से, और कमलनाथ बनाम शिवराज का मुकाबला था। लेकिन इस बार कमलनाथ का चेहरा घोषित है, लेकिन बीजेपी का चेहरा घोषित नहीं। सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी की रणनीति यह है कि जो पॉकेट्स के नेता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने अपने इलाकों के कद्दावर नेता हैं, वो अपने अपने इलाके से ज्यादा सीटें निकालें, और जो बेहतर करेगा उसको बाद में पार्टी आलाकमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो चेहरा बनाम कोई चेहरा नहीं है, और शिवराज जी भी रेस में है, जिस तरह से वो खुद कह रहे हैं, जनता से पूछ भी रहे हैं कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है, कमलनाथ बनाम बीजेपी का कमल, और एक तरह से मोदी के चेहरे पर चुनाव। तो सेंट्रल लीडरशिप ये पूरा चुनाव लड़ा रही है, और बहुत ही
कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में होगा और ये इलेक्शन डेट तक या क्या वोटिंग तक ऐसे ही झूलता रहेगा जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। और आचार संहिता का जैसे जिक्र कर रहे हैं तो कई तरह की बंदिशें, अब एक तरह से इक्विवेलेंट हो जाएगा चुनाव, क्योंकि सरकारी योजना शिलान्यास लोकार्पण नहीं होंगे, सरकारी सुविधाओं का लाभ विधायक मंत्री नहीं ले सकेंगे, तो इससे एक तरह से इवन फील्ड हो जाएगी, प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा। इस प्लेइंग ग्राउंड का असर और जैसे जैसे कैंडिडेट सामने आएंगे चेहरों का तौर पर अखिलेश देखिए अब लागू हो चुकी है, अब चलेगा बयानबाजी और वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की तमाम कोशिशें उसके साथ भी नजर आएंगी। अदिति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, इन 5 राज्यों में आपके लिए सबसे इंट्रिगिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि इन 5 राज्यों में चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, चेहरे बहुत सारे हैं। बीते कुछ वक्त में हुए ऐलान, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हुए ऐलान हो, चाहे ओबीसी से जुड़े हुए ऐलान हो, या फिर जो ट्राइबल्स हैं, अभी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ये तमाम चीजें कहां स्टैंड आउट होती हुई आने वाले इलेक्शंस में आपको नजर आती हैं? और आपके लिहाज से सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट चुनावी लिहाज से कौन सा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो अब एनकैश करने का मौका आ गया है। जितनी भी शिलान्यास घोषणाएं चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार को करनी थी वो सब हो चुकी है। अब जो बचा है वो एनकैश करने का समय है कि हमने राज्य सरकारों के लिए कि पिछले 4.5 साल क्या किया, केंद्र सरकार के लिए कि हमारी क्या योजनाएं थी, और जो पक्ष विपक्ष जो अब होगा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कि आपने सरकार में रहते हुए आपके लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू था, तो सामने वाला कहेगा हम आएंगे, तो ये सब था। तो अब सिर्फ एनकैश किया जाएगा, अब सिर्फ ये बताया जाएगा कि अभी तक क्या क्या करते आए हैं हम और अब क्या क्या और कर सकते हैं, हमारे करने से क्या हुआ। लेकिन जो आपका एक सवाल था वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 5 राज्यों ही इंटरेस्टिंग है। पहला अगर बात करें मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट का है, जो इलाके से आता है। नॉर्थ ईस्ट में आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके की स्थितियां डेवलप हुई हैं। ऐसे में अभी जो 2 उपचुनाव हुए वहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप त्रिपुरा में की। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ये बार बार कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के हालात ठीक नहीं हैं, खास तौर पर घटना का जिक्र बार बार होता है, उनके हालात ठीक नहीं हैं, तो ऐसे में मिज़ोरम के नतीजे ये बताएंगे कि अभी भी उन 7 सिस्टर्स या उस इलाके की जनता भाजपा के लिए क्या सोचती है, या कोई ऑप्शन खोज रही है, या इस तमाम तरीके की चीज़ें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो 7 सिस्टर्स वाला नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है उसमें 2024 में किस तरीके का रुझान दिखेगा वो यहाँ पर नजर आएगा। फिर बात होती है तेलंगाना की। तेलंगाना में देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी ये मान चुकी है कि स्थितियाँ बेहतर नहीं है, लेकिन नंबर 2 पे रहना या नंबर 3 पे रहना ये अपने आप में रोचक बनाने वाली बात है। और फिर इंडिया गठबंधन अलायंस के बाद बीआरएस से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से बयानबाजी है, और वो ये इलाका साउथ का है जिसके लिए 2024 के लिए तैयारी की थी कि साउथ में एक नया द्वार होगा, कर्नाटक और तमाम चीज़ें, आंध्रा, तेलंगाना, तमाम मुद्दों को लेकर। तो तेलंगाना क्या सोचता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2024 में तेलंगाना में कम से कम 4 से 3 सीटें और बढ़ेंगी। ऐसे में तेलंगाना में क्या रुख रहता है ये भी इस बार का लिटमस टेस्ट होगा। फिर आती है 3 राज्यों के जो हिंदी बेल्ट की बात है। राजस्थान इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 5 सालों में भाजपा और कांग्रेस की एक पंजे की लड़ाई रही है। कई बार बाड़ेबंदी में सरकार रही है, आरोप भाजपा पे रहा है कि क्या भाजपा सरकार गिराना चाहती थी, इस तरह के आरोप। फिर उसका एक तस्वीर मध्य प्रदेश में दिखी जब सरकार गिर गई कमलनाथ की। तो इस वजह से, इस लिहाज से कि भाजपा और कांग्रेस आर पार की लड़ाई पिछले 4.5 साल लड़ते आए हैं, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। और राहुल गांधी कह चुके हैं कि जो अधूरे काम रह गए थे वो कमलनाथ पूरे करने आएंगे। और अब बात होती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जनता के बीच माना जा रहा है कि 5 साल बनाम 15 साल। अब ऐसे में जिस तरह की टिकटें बांटी जा रही हैं, तमाम चीज़ें हैं, छत्तीसगढ़ भी बहुत आसान राज्य किसी भी पार्टी के लिए नहीं रहेगा। और जो हिंदी बेल्ट में जीतता है वो भी कहीं ना कहीं 2024 की एक ट्रेलर देगा। तो ये 5 राज्य अपने आप में स्पेशल हैं। बट अगर पूर्णिमा आप मुझसे खास तौर पे पूछेंगी तो मैं राजस्थान के लिए कहूंगी कि राजस्थान का चुनाव इस बार ज्यादा खास और अच्छी बात यह है अदिति कि मुझको ये पता था कि आपकी पहली पसंद राजस्थान ही रहने वाला है, क्योंकि जाहिर है कि जब राजस्थान को आप डिकोड करने के लिए बैठते हैं तो ऐसी ऐसी परतें खुलती हैं जिसका अंदाजा अच्छों को नहीं होता है। तो मैं डिटेल में इससे आपसे जरूर बात करूंगी। लेकिन अखिलेश, क्योंकि हम MP सेंट्रिक भी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अपने आप में बड़ा चुनाव है। और अगर मैं सीधे सीधे आपसे पूछूं, देखिए अगर आप शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने ठीक इन चुनावी तारीखों से पहले कई बड़े ऐलान किए और बहुत अहम महत्वपूर्ण बातें कही। ये होने वाला चुनाव क्या शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा? B, बीजेपी फेसलेस जा रही है,
कौन हो सकता है? क्या वो कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर, गुना और मुरैना जैसे क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार एक महत्वपूर्ण चेहरा इसीलिए है क्योंकि उनकी बहुत जरूरत बीजेपी को मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों में बढ़ने वाली है, या फिर शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से पार्टी चुनावों के नतीजों के बाद जता सकती है। ज्यादा संभावित आपको क्या नजर आता है? देखिए, जिस तरह से पार्टी ने रणनीति बनाई, ये तय है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको नेगेट करने के लिए जो बड़े नेता हैं उनको ज़मीन पर उतारा गया। तो पार्टी अगर किसी सीएम के रहते सीएम फेस नहीं दे रही है तो पार्टी क्या सोच रही है, इसका एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या है, एक अंदाज़ा है। दूसरी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच मैसेजिंग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मामा मुख्यमंत्री बनना के नहीं चाहिए या बनना चाहिए, जनता से सवाल कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि कौन बन सकता है, यह तो दो ही लोग जानते हैं, मोदी जी और अमित शाह। लेकिन जो अपने अपने इलाके में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसका नंबर रहेगा। कैलाश जी खुद कह चुके हैं इंदौर में कि अगर मैं विधायक बनने नहीं आया हूं, प्रहलाद पटेल साफ तौर पर ओबीसी चेहरा है, प्रहलाद पटेल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम की एक तरह से प्रथा रही है लगातार उमा भारती के बाद से। और बाबूलाल गौर हो या शिवराज सिंह चौहान हो, तो क्या अगला ओबीसी सीएम होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्र की पसंद है, बहुत एक तरह से नरेंद्र मोदी जी के विश्वस्त हैं वो, तो क्या वो रेस में आगे आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा चुनाव के बाद। लेकिन उसके पहले बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से अखिलेश आपको रोकते हैं, देखिए जेपी नड्डा ने इसी बीच में कह दिया है कि भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, ये जेपी नड्डा कह चुके हैं और 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था, जैसे ही सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि 5 राज्यों में हम मेहनत करेंगे और चुनावी नतीजे वहां पर जीतने वाले हैं। यानी कि अखिलेश, अभी तो चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है और 5 राज्यों में जीतने का दम भरने लगी हैं दोनों महत्वपूर्ण पार्टियां देश की। देखिए, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा क्योंकि जनता के बीच ये मैसेजिंग देनी होगी। जो मार्जिनल वोटर होता है, जो अभी डिसाइसिव वोटर होगा, जिसने अभी ये तय नहीं किया होगा कि मैं किसको वोट दूंगा, तो वो उसी को वोट देगा जो जीत रहा होगा। जनरली ऐसा होता है। तो दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में कोशिश ये करेंगी कि हम जीत रहे हैं, ये जता सकें। तो जो अनडिसाइसिव वोटर है उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश है। फर्स्ट टाइम वोटर बहुत महत्वपूर्ण है, 22 लाख के आसपास है, यूथ है, जो 18 साल के 19 साल का वोटर है, वो किसको वोट करेगा। क्या वो बेरोजगारी पर वोट करेगा तो उसका एक तरह से ट्रेंड अलग होगा, या मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2003 के पहले की तस्वीर थी अगर उससे कंपेयर करेगा तो वो एक तरह से वोटिंग ट्रेंड अलग होगा। लेकिन जो चेहरों का जिक्र हो रहा था, तो मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे उतारे गए, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ते हैं तो ग्वालियर चंबल में तस्वीर बदलेगी, इस तरह का अंदाजा है। उनका टिकट होता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि उनकी बुआ ने एक तरह से वो सीट खाली कर दी है। यशोधरा राजे सिंधिया ऐलान कर चुकी है कि शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो इसको माना जा रहा है कि हो सकता है सिंधिया जी के वहां से चुनाव लड़े। तो मध्य प्रदेश में चेहरों की कमी नहीं है और वन चेहरा वर्सेस कई चेहरा, यानी कि कमलनाथ डिसाइड हो गए कांग्रेस की तरफ से कि वो लड़ेंगे, तो कांग्रेस में एक ही चेहरा है कमलनाथ, और यहाँ पर मल्टी फेसेस के साथ बीजेपी सामने जा रही है और किसी का भी दाव लग सकता है। लेकिन जो मैंने इंडिकेट किया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक बड़ा है, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से आते हैं, प्रहलाद पटेल भी ओबीसी से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ओबीसी है। क्या तो ओबीसी पर दाव लगाएगी बीजेपी, देखना दिलचस्प होगा। या महिला वोटर को जो सेंट्रिक कर सके, क्योंकि महिला की मास अपील शिवराज जी के साथ है, इसमें किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मोदी जी की भी मास अपील है महिलाओं के साथ, उसको भी देखना होगा। तो बड़ा रोचक चुनाव है और बहुत ही महीन चुनाव है और चेहरों का चुनाव है। जो कैंडिडेट बेहतर देगा, मध्य प्रदेश में सरकार उसकी बनेगी, सिंबल पर और यही चुनावों को लेकर दिलचस्पी निश्चित तौर पर बढ़ाता है। लेकिन अखिलेश, छत्तीसगढ़ की भी बात करनी होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में फासला 2018 में बहुत बड़ा बीजेपी के लिए हो गया था। 15 से सफर तय करेगी कैसे 46 तक, क्योंकि 90 सीटें वहां पर है और जादुई आंकड़ा 46 का है, लेकिन पिछली बार 15 पर वो सिमट गई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की तरफ से जिस तरीके की जो योजनाएं लाई गई उसको बहुत एनकैश करने की कोशिश की गई। और अभी तो जब हमने छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव भी किया था तो रफ्तार बढ़ाने की बात भूपेश बघेल सरकार करते हुए नजर आए, लेकिन वहां पर भी ओबीसी और ट्राइबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सल एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर लगातार हम कह रहे हैं कि चर्चा हो रही है और अमित शाह उसको लेकर अग्रेसिव अप्रोच में नजर आ रहे हैं। सेंटिमेंट्स कहां हैं? महिलाओं के लिए छोटी छोटी योजनाएं सरकार को कितना लाभान्वित करती हैं या बीजेपी को कितना बड़ा प्लेग्राउंड देती हैं?
देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर तस्वीर ये साफ है कि कांग्रेस की सीटें कम होंगी। वो कितनी कम होंगी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत मैसिव जीत थी, उससे नीचे आना तय है। बीजेपी की कोशिश ये है कि एक तरह से जो आंकड़ा है यानी कि 45 के आसपास पहुंचा जाए, इसीलिए मेहनत हो रही, क्योंकि सेंटिमेंट अलग तरह का है। ये तय है कि 70-75 सीटें किसी पार्टी की नहीं आएंगी, 45 से 55 के बीच का रेशियो होगा और उसके नजदीक अखिलेश, नारा 75 पार का है इस बार। मनसुख मंडाविया लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। 75 पार का नारा है इस बार वहां की सरकार का। नारा तो बिल्कुल, देखिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन हमें समीकरण समझने होंगे। नारा देने से सरकारें नहीं बनेंगी और जमीनी हकीकत भूपेश बघेल भी जानते हैं, साथ ही साथ बीजेपी भी जानती है। इसीलिए बीजेपी की रणनीति अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर कोर फोकस कर रहे हैं और लगातार दौरे 1 साल से हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेट्स को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। और छत्तीसगढ़ क्योंकि एक तरह से विपक्ष में है बीजेपी, तो ज्यादा दाव पर है और कोशिश यह है कि संख्या बढ़ाई जाए और नए चेहरों पर दाव लगाया जाए। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ सीट्स है उसमें जब हमने जमीन पर रायपुर में भी लोगों से बात की तो कई चेहरे ऐसे हैं जो पहले से नहीं थे, उन पर दाव लगाया गया। बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने की रणनीति मध्य प्रदेश में रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में नए चेहरों पर दाव लगेगा। इस तरह की रणनीति सामने आ रही है। बीजेपी एक तरह से नंबर के आसपास पहुंचना चाहती है और कांग्रेस इसको कंफर्टेबल रखना चाहती है। यही रणनीति है। सीटें कम होंगी, कितनी कम होंगी और कौन सत्ता के पास होगा देखना दिलचस्प होगा। जी, और देखिए, नड्डा कह भी रहे हैं कि बीजेपी जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी, लेकिन ग्राउंड पर कनेक्ट कितना नजर, अगर मैं दोनों ही राज्यों के लिहाज से आपसे अखिलेश रिएक्शन लूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ग्राउंड पर अप्रोच आपको कितनी ज्यादा नजर आती है? और खासतौर से क्योंकि अभी बिहार से एक तस्वीर निकल कर आई जाती है जनगणना की, क्या आपको लगता है कि उसका इंपैक्ट या उसके सेंटिमेंट्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच कर पाएंगे? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हम देखें तो ओबीसी को लेकर जिस तरह का सर्वे, क्योंकि जनगणना उसको नहीं कहेंगे, राज्य सरकार के अधिकार में होता नहीं, जो सर्वे बिहार सरकार ने किया वो सर्वे मध्य प्रदेश में उतना असर नहीं कर रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ये माना जाता है कि यहाँ पर 50% से ज्यादा ओबीसी और छत्तीसगढ़ में भी लगभग 50% के आसपास ओबीसी है। तो यहाँ पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व, क्योंकि दोनों सीएम जो हैं, चाहे मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम हो या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सीएम, दोनों ओबीसी सीएम है, तो ओबीसी की राजनीति परवान चढ़ेगी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन लगता नहीं। यहाँ पर डिसाइसिव फैक्टर महिला होंगी और सोशल वेलफेयर स्कीम्स होंगी। और बड़ी बात यह है कि आदिवासी जिस तरफ रुख करेगा दोनों ही स्टेट का, एसटी वोटर्स जिस तरफ रुख करेगा, वो एक तरह से सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी, क्योंकि 86 से ज्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन अखिलेश, लगभग पिछले चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो 60% एसटी सीट्स हैं 4 सीटों की, जो कांग्रेस की तरफ से एक तरीके से कब्जा कर ली गई थी। आप ये कहिए, कांग्रेस ने उसको पूरी तरीके से हथिया लिया था और एक क्लियर एडवांटेज दे दिया था। इस बार भी क्या वो सेंटिमेंट्स बरकरार हैं या फिर सरकार की तरफ से लागू की गई योजना? आपसे थोड़ी देर पहले मैंने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी कैसे समान रिप्रेजेंटेशन की बात करती हुई भी नजर आई। महिला, उसमें एक बड़ा अभिवंदन अधिनियम पास होता है, बिल बनता है, उसको लेकर भी एक कोर बना हुआ है दोनों ही राज्यों में। क्या ये सरपास कर पाएंगे उन योजनाओं को जो अभी की सरकार लागू कर चुकी है, या दोनों ही के पास विन विन सिचुएशन है या वेट एंड वॉच की सिचुएशन है? देखिए, 2018 के जब नतीजे आए थे उसी वक्त से बीजेपी ये समझ गई थी कि जो आदिवासी वोट बैंक है, जिस तरह से 2003 में उनके साथ आया या 13 में उनके साथ रहा। आपको अखिलेश रोकते हुए शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन सुन लेते हैं। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। देखिए, चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। कैसा रहेगा?
देखिए, महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, टीएस सिंहदेव का रिएक्शन आ चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, उनका रिएक्शन आ चुका है। और देखिए अखिलेश, इसी की अभी हम बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक छोटी सी बाइट दी गई, लेकिन उसमें उन्होंने महिलाओं का जिक्र जरूर किया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मध्य प्रदेश शांति का टापू है और वो वैसे ही बरकरार रहे, इस बात की उम्मीद करता हूं। बिल्कुल, और महिला वोटर कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि शिवराज जी को भी पता है और कांग्रेस को भी पता है, इसलिए प्रियंका गांधी के दौरे भी लगातार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और इंदिरा गांधी की छवि दिखाने की कोशिश हो रही। और खासतौर से जैसे आदिवासी का जिक्र हो रहा था, 2018 के बाद से बीजेपी ने यह समझा कि आदिवासी उनसे दूर हुआ, लगातार दौरे दर दौरे और स्कीम्स बन रही, चाहे रानी दुर्गावती की स्मारक की बात करना हो या प्रधानमंत्री जी के जो दौरे हैं लगातार आपके विंध्य के इलाके में हो, महाकौशल के इलाके में हो। और कांग्रेस को भी पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए राहुल गांधी कल वहां पर हैं और 12 तारीख को प्रियंका गांधी शहडोल और मंडला पहुंच रहे हैं। तो आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ रखना और एक तरह से मूव करने की कोशिश बीजेपी की है। तो आदिवासी एक तरह से सत्ता की चाबी है, लेकिन महिला वोटर जो कि कैश बेनिफिट का भी फायदा हुआ लाडली बहना के जरिए, हालांकि कांग्रेस ने एक तरह से काउंटर किया है, कांग्रेस नारी सम्मान स्कीम की बात कर रही है, वो भी 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से क्योंकि ये पैसा मिल गया है महिलाओं को, तो क्या वो वोटर में एक तरह से घर से निकल के जो 2 करोड़ के आसपास नारी जो वोटर्स हैं जिनको लाभ मिल रहा है, क्या वो वोट करेंगे घर से निकलकर उस लेवल पर, या जो बची हुई महिला हैं जो कह रही हैं कि हमको लाभ नहीं मिला है, वो अलग तरह से वोट करेंगी। तो महिला वोटर बहुत डिसाइसिव है और महिला वोटर की जो अपील है मुख्यमंत्री के साथ है, जैसे कि खुद सीएम अपने बात में जिक्र कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये चुनाव बहुत कांटे का है और चेहरों का चुनाव है सिंबल से ज्यादा, जिसके कैंडिडेट बहुत एक तरह से जमीन पर विधायक का चुनाव ज्यादा है और कार्यकर्ता। लेकिन अखिलेश, ये हमने बीते कुछ वक्त में और खास तौर से अगर मैं 2014 के बाद की बात करूं, 2014 के बाद हमने देखा है कि जो विधानसभा चुनाव है वहां पर भी राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी नजर आते हैं। चुनावी रैलियां होती है, उसमें लोकल मुद्दों की बात ना होके या राज्य सेंट्रिक बात ना होके, उसमें राष्ट्रीय राजनीति की और राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है। इस बार भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है, लेकिन किस चीज को कौन डोमिनेट करेगा, कैसी तस्वीर बनेगी, ये एक बड़ा एनालिसिस है। अखिलेश, आप रहिएगा मेरे साथ, लौटूंगी क्योंकि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन आ चुका है, जेपी नड्डा का रिएक्शन आ चुका है, शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन आ चुका है और इसके साथ ही तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। ये बड़ी खबर इस वक्त की